चलो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट, सो क्वेश्चन इज a metal having ionization energy of 4 electron volt is subjected, 4 मत लिखो, 4.1 लिखो, चलो 4.1 electron volt is subjected to photon of wavelength A 600 या फिर 620 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, B इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, सॉरी, नैनोमीटर 3000 एंगस्ट्रॉम, C 200 nanometer. Find if metal is ionized or not. Ionized or not. And kinetic energy of photon. चलो मैं पहला वाला क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। मेटल को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी कितनी लग रही है, 4.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, समझ में आ रहा है। एंड तुम लोगों को लैम्बडा दे के रखा है, तो लैम्बडा से एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो। 12 क्या फॉर्मूला है, 1240 अपॉन लैम्बडा इन नैनोमीटर, पहला वाला नैनोमीटर में ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आएगा। तो 1240 अपॉन लैम्बडा की वैल्यू, अरे पहला सो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 620 नैनोमीटर वाला, फर्स्ट 620 नैनोमीटर, ठीक है। ओके, क्या कैंसिल आउट होगा, 0 कैंसिल आउट होगा, 62 का डबल 124 होता है, सबको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आयनाइजेशन पॉसिबल है क्या, नहीं है, नहीं है, समझ पा रहे हो पक्का। तो दिस इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी, तो क्या लिखेंगे, नो आयनाइजेशन, ठीक है, समझाइए। अब इसके बाद वाले दोनों तुम लोग करोगे या मैं करके दिखाऊंगा, करो। चलो अब सेकंड वाले को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो 12400 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम विच इज 3000, ये कट 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 30 से डिवाइड जब इसको करूंगा तो आंसर 4.133 ऐसा कुछ आएगा, समझ में आ रहा है, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.1 ही ना बे, ये 4.1 ही है अप्रोक्सीमेटली। तो आयनाइजेशन होगा, काइनेटिक एनर्जी अगर पूछी रहेगी तो एग्जैक्टली निकालनी पड़ सकती है, बट यहाँ पे इतना कुछ नहीं है, समझ में आ रहा है, बहुत छोटी वैल्यू है, इग्नोर मार सकता है, फॉलोड पक्का। नेक्स्ट, अब इसके बाद सी वाले में 200 है, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू 12400 अपॉन 200, ये कट 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 2 से जब मैं इसको कुछ तो गलत किया ना, 1240 नैनोमीटर वाला फॉर्मूला है ना, ओके हाँ नैनोमीटर है, ओके। तो 1240 अपॉन 200, ये कट कट आंसर आएगा 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अच्छा खासा बड़ा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस आयनाइजेशन एनर्जी, ये समझ में आ रहा है कि बाउंसर जा रहा है, ठीक है। तो फोटोन की एनर्जी कितनी है 6.2, इसमें से 4.1 चली गई आयनाइजेशन के लिए, तो कितनी बची 2.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, समझ पा रहे हो पक्का। ओके नेक्स्ट, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन। क्वेश्चन
फाइंड द wavelength of photon required, wavelength of photon in angstrom, चलो, required to ionize a metal with ionization energy of 386 किलोजूल पर मोल। समझ पा रहे हो? अब यहाँ पे एक छोटी सी चेंज हो गया ना, मतलब चीज किलोजूल पर मोल में यूनिट आ गया। अब इसके लिए मैंने एक ट्रिक पढ़ाई थी तुम लोगों को, जो लोग नए हैं ध्यान दो, जो लोग पुराने हैं बताओ, कुछ ट्रिक याद आ रही है इसके लिए? नहीं, क्योंकि तुम लोग गधे हो। तो ये एक ट्रिक पढ़ाई थी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 96.5 किलोजूल पर मोल ना? ओके, समझ में आ रहा है? ओके, तो अब तुम लोग 386 किलोजूल पर मोल को पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, फिर आंसर निकालो। मैंने क्या बोला समझा? तुम लोग ट्राई करोगे कि मैं दिखाऊं? क्योंकि तुम लोग अब देखो भाई, 96.5 किलोजूल पर मोल मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 386 किलोजूल पर मोल बिकम्स हाउ मच? समझे? क्या करने का, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करने का, तो 386 बाय 96.5, 96 वन जा 96.5, 96 फोर जा 386, ठीक है? हाँ, वो मैंने पहले से सोच के नंबर दिया है ना, मतलब ऐसे है बस। क्या, मेरे को तो आंसर पता ही है। तो इसका आंसर, और ये गधो देखो, 96 का राउंड ऑफ 100, 100 फोर जा 400, 400 से कितना छोटा नंबर है? 14, कितना कम है? 14। 96.5 100 से कितना कम है? 3.5। 3.5 इंटू 4 करके देखना, 14 का ही डिफरेंस आएगा। नहीं समझा? समझा? तो ये 4 टाइम्स है। ऐसे तुम लोग एक अप्रॉक्स फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। समझा? पक्का? ओके, अब तो ये आ गया 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इस मेटल का आयनाइजेशन पोटेंशियल है, मतलब आयनाइजेशन एनर्जी है। समझे? अब आगे क्या करना है? वेवलेंथ निकालनी है। उतना तो कर लोगे, वो भी मैं बताऊं? कर लोगे ना? बता दो। हाँ, कर लोगे अभी? चलो भाई, अब तक आ रहा नहीं है क्या? आ गया 310? नहीं, किसमें पूछा है? एंगस्ट्रॉम में ना। 3100 आ गया। 3100 सबको। एनर्जी इतनी आ गई, फिर बाद में क्या करोगे? एनर्जी इज इक्वल टू 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो लैम्बडा अभी निकालना होगा एंगस्ट्रॉम में, तो 1240 अपॉन एनर्जी। एनर्जी कितनी है? 4। 4 से इसको डिवाइड करूंगा, 4 3 जा 4 1 जा 4, बाद में 2 शून्य। यूनिट क्या है? वहां पे बाजू में लिखा हुआ है एंगस्ट्रॉम। समझे? क्या है डिफिकल्टी इसमें? बट अगर यूनिट कन्वर्जन पता नहीं होगा ना, सदियां लग जाएंगी तुम लोगों को ये यूनिट कन्वर्जन करने में। चेक कर लेना एक बार, ठीक है? पहले इसको तुम लोगों को 1 मोल, ये पर मोल था ना बे, पर मोल से 1 मॉलिक्यूल तक लेके जाना पड़ता, उससे आंसर जूल्स में आएगा। फिर जूल्स में अगर आंसर निकाल पाए तो तुम लोगों को लैम्बडा निकालने के लिए एक्सी बाय लैम्बडा यूज करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? इसका ओरिजिनल मेथड चाहिए तो साइड में लिख के रखना, किसी को अगर चाहिए होगा तो। देखो भाई, नहीं चाहिए, ठीक है, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। मेरे को भी लिखने का डर आ रहा है, मतलब हाँ ना? ये समझ में आ गया ना भाई? ओके, बस हो गया। अब हेडिंग लिखेंगे। नहीं हुआ तो घर पे जाके खुद से सॉल्व करने का क्वेश्चन था। अब बॉन्ड एनर्जी लिखो। बी, बॉन्ड एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को निकालने में जितनी एनर्जी लगती है उतना। बॉन्ड एनर्जी मतलब अगर मुझे किसी एक बॉन्ड को ब्रेक करना है तो जो एनर्जी लगती है वो।
समझ में आ रहा है? सो द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड, लिखो भाई, द एनर्जी रिक्वायर्ड, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक a bond in a molecule, to break a bond in a molecule is called as bond energy. ठीक है, is called as bond energy. ठीक है, अब देखो भाई, कोई एक मॉलिक्यूल है, अरे हाँ एक छोटी सी चीज बताना रह गया, तो देखो ये एक्चुअल में ऐसा होता है, किधर गया वो बेंच मत बिगड़ा, वो मैंने अच्छा वो निकल गया था ना बे, इरेज हो गया था। ठीक है चलो, अब हुआ क्या था, हम लोगों ने आयनाइजेशन की जो डायग्राम बनाई थी तो ऐसे थी, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था एंड इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हम लोग यहाँ से क्या थ्रो कर रहे थे, फोटोन। ये फोटोन कौन सा नेचर दिखाता है, वेव नेचर, एंड फिर बाद में इसको ऐसे धक्का मार के निकाल के लेके जाता है। याद आ रहा है कुछ? ओके अब देखो तुम लोगों को डाउट नहीं आया, अच्छी बात है वैसे, ठीक है, मतलब प्रूफ है वो कि तुम लोग गधे हो, बट अब देखो लास्ट लेक्चर में मैंने एक चीज पढ़ाई थी, जो वेव रहती है, ये तुम लोग ऐसे बीच पे गए हो, ठीक है, बीच पे हो ना भाई, एंड ऐसे जब वेव आती है, हाँ, तो वेव के साथ लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था, तुम लोग रिंग वो ऐसे, अब नहीं डूबेगा तू, अब देखो बैक, तो वेव के साथ तुम लोग आगे या पीछे होते हो क्या, तुम लोग क्या होते हो, हाँ तुम लोग सिर्फ ऊपर नीचे ऑसिलेट होते हो, याद है लास्ट टाइम पढ़ाया था। तो यहाँ पे भी तो ये फोटोन वेव की तरह जा रहा था, तो ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऊपर नीचे होना चाहिए था ना बे, बाहर निकलना चाहिए था क्या, नहीं निकलना चाहिए था, बट निकल रहा है, मतलब यहाँ मतलब निकलता है, यहाँ पे तो डायग्राम में हो रहा है बट एक्चुअल में भी निकलता है, समझ में आ रहा है? तो दैट मीन्स ओवर हियर फोटोन इज एक्टिंग एज अ पार्टिकल, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर फेंक के मारते हैं तो वो निकलता है ना बे, समझ में आ रहा है? पक्का मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है ना? वो कंचे वंचे हम लोग जब खेलते हैं तो एक कंचा दूसरे कंचे के ऊपर मारेंगे तो वो उड़ के चला जाएगा, तो वैसे ही यहाँ पे जो फोटोन है वो अपने वेव नेचर से किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये समझा? तो लाइट पजेस ड्यूअल नेचर, वन इज वेव अनदर वन इज, पक्का? ओके अब तो वैसे ही बॉन्ड एनर्जी, अब बॉन्ड एनर्जी में यह हमारा एक मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कितने बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। अब इस बॉन्ड को अगर मुझे तोड़ना है, ऑब्वियसली देखो किसी चीज को अगर तोड़ना होगा तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, टूट गया साला है ये पहले से टूटा हुआ था, मेरा नहीं है, मतलब ऐसे ये हमारे मैथ्स के सर अभी तक भानु सर आए तुम लोगों को पढ़ाने, हाँ आए थे क्या, एक बार आए थे, हाँ उन्होंने तोड़ा था, ठीक है, मैंने नहीं तोड़ा है, वो पहले से टूटा था, मैं भूल गया था, बाहर जाके बताना मत, मर रहे थे कुछ तो डाल के रखा था, वो पकड़ के रखे इसलिए जब गिरते रहेगा साला। हो गया चलो, हाँ हो गया। अब देखो मैं ध्यान दो, हाँ तो फिर किधर था मैं, हाँ किसी भी चीज को अगर मुझे तोड़ना है, अभी ताकत नहीं लगाऊंगा, बट इसको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके टूटता है। चलो तो किसी भी चीज को अगर मुझे ब्रेक करना है तो वापस इसको एनर्जी देनी पड़ेगी, एंड नाउ विल प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, जल्दी यहाँ पे, नाउ विल प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ विच वेव, लाइट वेव ना, मतलब फोटोन, समझ में आ रहा है? बिकॉज फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी लेके जाता है ना भी वो, तो ऐसा फोटोन आया ऐसे, समझ में आ रहा है? देखो भाई एक बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तुम लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, एक इस ए का एक इस ए का, समझ में आ रहा है? इस इलेक्ट्रॉन ने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, इस ए ने इसका इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों टूट गए, समझा? एंड
बस बस अभी बातें बंद। एंड यू विल गेट 2A विद ऐसा सिंगल इलेक्ट्रॉन, समझे क्या? 2A पहले से थे बट वो बॉन्डेड थे, अब वो टूट गए तो दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया, इसमें कोई भी दिक्कत? तुम लोगों ने क्लोरीनेशन की रिएक्शन पढ़ी थी क्या? हर टाइम नहीं बोलने का, पढ़ा है। हाँ, क्लोरीनेशन देखो भाई, CH4 plus Cl2 in presence of sunlight giving us CH3Cl plus HCl, ऐसा कुछ पढ़ा है तुम लोगों ने? सुनो तो मेरा सुनो, तुम लोग ICSE बोर्ड से रहो, CBSE से रहो, IGCSE से रहो, या SSC वाले गरीब रहो, हर एक जगह पे ये रिएक्शन पढ़ाई जाती है बे ना, पढ़ा है ना? हाँ, स्किप कर दिया, वो टीचर ने नहीं किया होगा, तुमने किया होगा। ये क्यों नहीं पढ़ा है? मतलब क्यों? मतलब है, रुको रुको, तुम्हारा सिलेबस कम किया था, मतलब तुमको समझ में आ गया था कि तुम लोग गधे हो? नहीं मतलब क्यों, क्या ऐसा क्यों हुआ है? मतलब क्योंकि इस साल में ये बहुत देख रहा हूँ, मतलब कि नहीं पढ़ाया बहुत कुछ, ये नहीं पढ़ाया था, पढ़ाया था ना? टीचर ही एब्सेंट बोल रहा है, तेरा तू कहने ही दे। अब ये रिएक्शन किसी ने भी नहीं पढ़ा ना? पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ा है ना? ओके, कुछ लोगों ने पढ़ा है, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है तो ठीक है, अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, इस रिएक्शन में ज्यादा कुछ होता है नहीं। देखो, एक H और एक Cl, 2 Cl है ना भाई, एक H और एक Cl क्या बन के बाहर निकलते हैं, एंड दूसरा क्लोरीन यहाँ पे जाके चिपकता है। समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, बहुत कुछ डिफिकल्ट रिएक्शन ऐसा कुछ नहीं है। दिस रिएक्शन ओनली टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। समझ में आ रहा है? अब सनलाइट यहाँ पे करती क्या है? सनलाइट बॉन्ड ब्रेक करने का काम करती है। ए लाइट मतलब फोटोन, समझ में आ रहा है? तो इस रिएक्शन में हमारा जो क्लोरीन रहता है, बातें बंद, हमारा जो ऐसा क्लोरीन रहता है, इसके ऊपर आके सनलाइट टकराती है एंड फिर ये टूटता है। एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन के पास। समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में दोनों क्लोरीन बेचारे ऐसे, उनको एक बॉन्ड बनाना था बट अभी टूट गए बेचारे, तो बाद में जाके किसको धरते हैं? एक H को धरता है, एक कार्बन को धरता है। देखो, समझ में आ रहा है? तो इधर से रिएक्शन शुरू होती है। देख, क्लोरीन हमेशा एक सिंगल बॉन्ड बनाता ही है। समझ में आ रहा है? अब अगर मतलब बॉन्ड इसका टूट जाए तो वो किसी और को पकड़ेगा ही पकड़ेगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ऐसे ही रहता है यार। ठीक है, तो एक क्लोरीन हाइड्रोजन को जाके उठाता है, दूसरा क्लोरीन कार्बन को जाके उठाता है। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये ऐसे कुछ होता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज, मतलब द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। समझ में आ रहा है? अब इसमें भी 3 कंडीशन आएंगी भैया। देखो कि हर एक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज बॉन्ड एनर्जी। हर फोटोन की कुछ एनर्जी रहती है विच इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ फोटोन, EP। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज लेस देन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा, नो बॉन्ड ब्रेकिंग। समझ में आ रहा है? इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? टूटेगा। इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड टूटेगा कि नहीं टूटेगा? प्लस, समझ में आ रहा है? तो ये लास्ट वाले में बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, प्लस सम एक्स्ट्रा काइनेटिक एनर्जी विल बी देयर। समझ में आ रहा है? इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आते, बट फिर भी मैंने थोड़ा सा एक आइडिया देके रख दी, गलती से कोई क्वेश्चन मिल गया तो समझा। ये सेम टू सेम आयनाइजेशन एनर्जी जैसा है, इसके क्वेश्चन सेम टू सेम आयनाइजेशन जैसे ही रहने वाले हैं। हम लोग क्वेश्चन नहीं करने वाले, लिख के खत्म करो चलो। हाँ, अरे वो अदानी वाला है ना वो। तेरे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल किसका आता है? ओके, जिन लोगों को पता नहीं उसका सरनेम अदानी है, वो एक्चुअल अदानी का बहुत दूर का रिश्तेदार है।
ठीक है, उसके घर पे उसके नाना को, उसको नहीं, उसके नाना को, उसके मतलब अभी रानी के लड़के की शादी हुई ना, हाँ रिकॉर्डिंग चले तो क्या हुआ, वो सारंग कैंसिल कर रहे हैं, हाँ वो कट कर देगा, ऐसे कुछ टेंशन नहीं। तो अरे होता है नहीं होता, क्या क्या आ जाता है मतलब ये क्या बात कर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना है, कुछ भी डराओ मत बे। हाँ ना, नहीं सारंग सब कैंसिल होना चाहिए। अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ध्यान देंगे। ये इफेक्ट हम लोगों को बताया था आइंस्टाइन ने, ठीक है। क्यों इसका नाम सुन के इतना मतलब तुमको मौत क्यों आती है, ठीक है। आइंस्टाइन ने ये हम लोगों को 1905 में करके दिखाया था, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब इन्होंने बहुत कुछ ऐसे वाव के ऐसे नहीं है, बट उस टाइम पे वो बहुत मस्त था और वो आज तक हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है 1921 में, ठीक है। मतलब 20 साल के बाद ऑलमोस्ट इनको नोबेल प्राइज मिला इसके ऊपर, समझ में आ रहा है, ठीक है। आइंस्टाइन किसके लिए पहचाने जाते हैं ज्यादा करके, फिजिक्स में किसके लिए, वो न्यूटन था रे गधे। चलो बस मुझे सवाल नहीं पूछने, मैं बताता हूं। न्यूटन नहीं, आइंस्टाइन रिलेटिविटी के लिए पहचाने जाते हैं, थियरी ऑफ रिलेटिविटी, नहीं पता होगा तो ठीक है, कुछ तो है, मेरे को भी नहीं आता, उसके लिए पहचाने जाते हैं, बट उसके लिए उनको नोबेल प्राइज कभी नहीं मिला है, उसका कुछ इस्तेमाल भी नहीं है। मतलब वो टाइम मशीन कैसे बनाया जाए एंड ऑल, टाइम मशीन इन द सेंस कि सिर्फ भविष्य में जाने वाली, वो सब उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हम लोग बहुत तेज भागने लग जाएंगे तो टाइम स्लो हो जाता है एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल, बहुत कुछ, ठीक है। इंटरस्टेलर मूवी देखना, मजा आ जाएगी, वो उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट उसका क्या हुआ, इंटरस्टेलर क्या बोल रहे हैं वो, डोरेमोन, हाँ ये। अब सो द थिंग इज कि वो प्रैक्टिकल नहीं है, समझ में आ रहा है। मतलब एक्चुअल में मतलब कोई स्पीड ऑफ लाइट को टच कर पाएगा क्या, नहीं, उतना फास्ट हम लोग कभी भाग ही नहीं सकते, समझ में आ रहा है। तो उतना फास्ट, ये रुको बस बकवास नहीं, उतना फास्ट अगर हम लोग भाग नहीं पाएंगे तो उतना हम लोग मतलब उसका यूज कर ही नहीं सकते कभी। वो थियरी में अच्छा लग रहा है, सुनने में एकदम मस्त लगता है, मूवी बनाने में भी एकदम मस्त है, पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, बट उसका प्रैक्टिकल यूज नहीं है। ये जो अभी हम लोग चीज कर रहे हैं ना, उसका प्रैक्टिकल यूज है, बहुत ज्यादा है, आज की तारीख में तो बहुत होता है। क्या है वो समझो जरा, ध्यान देंगे सब जने यहाँ पे। अब आइंस्टाइन ने एक ट्यूब ली, ठीक है, ध्यान दो, इस ट्यूब में यहां पे उन्होंने एक रखा मेटल, यहां पे दूसरा मेटल, समझ में आ रहा है। अब इस ट्यूब में इन्होंने ऐसे फोटॉन्स मतलब लाइट, सनलाइट रिलीज की, ठीक है। उसकी स्पीड स्लो रखो, वापस बंद करो उसको अभी के लिए। अब ध्यान देंगे यहाँ पे जरा, एक मिनट। तो इसमें मतलब आइंस्टाइन ने इसके ऊपर सनलाइट या फिर नॉर्मल कोई लाइट ये की शाइन की। अब लाइट शाइन करने से ये मेटल है, मेटल में से क्या बाहर निकल सकते हैं, हाँ नहीं रिफ्लेक्शन बोल रहे हो तू अरे रे अभी थोड़ी, हाँ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, आयनाइजेशन हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। तो यहां पे मेटल में से बाहर निकले इलेक्ट्रॉन, ध्यान दो बे, मेटल में से ऐसे बाहर निकले इलेक्ट्रॉन, समझ में आ रहा है। जिस मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने के बाद उस मेटल का चार्ज क्या बनेगा, पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन बाद में चले गए ये दूसरे मेटल के पास, उस दूसरे मेटल ने इसको एब्जॉर्ब किया, जो मेटल इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा उसका चार्ज क्या बनेगा। फिर बाद में इन्होंने ये दोनों मेटल्स को अटैच कर दिया एक वायर, समझ पा रहे हो। अब नेगेटिव वाले के पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए ना वे, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो वो इलेक्ट्रॉन्स वो किस में छोड़ेगा, वायर में छोड़ेगा। ए वायर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
नहीं इलेक्ट्रिसिटी, हाँ मतलब वही वो होगा अभी, बट ठीक है अभी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो इसमें से ऐसे इलेक्ट्रॉन भागने लगे, वायर में से इलेक्ट्रॉन भागते हैं तो क्या जनरेट होता है? करंट। करंट बोलो जरा, इलेक्ट्रिसिटी बराबर है बट करंट बराबर। ये करंट दौड़ रहा है कि नहीं वो देखने के लिए उन्होंने इधर लगा दिया, एक्चुअल में वोल्ट मीटर या फिर एमीटर यूज किया जाता है, बट ये ऐसे अच्छा दिखता है ना, सुंदर दिखता है, इसलिए ये लगा रहे हैं, ठीक है। अब हाँ, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसमें से दौड़ेंगे तो ये बल्ब ऐसे ग्लो करेगा, दिख रहा है ग्लो करते हुए। फिर बाद में इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले एंड वापस ये इलेक्ट्रॉन कहां पे चले गए? पॉजिटिव के पास। वापस लाइट आई, वापस इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, वापस वायर में से गया, बल्ब जला। ऐसे बल्ब कंटिन्यूसली जलते जाएगा। समझ में आ रहा है? ये हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? सोलार सेल्स। समझ में आ रहा है? तो ये प्रैक्टिकल है ना बे, ये अगर हम लोग अच्छे से कर पाए तो जिंदगी भर के लिए फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। समझ पा रहे हो? तो इसलिए इसके ऊपर उनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके। अब इतना याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन से करंट ट्रेवल करता है। ये क्यू एंड ऑल वो सब फिजिक्स में देख लेना, बट इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन से ट्रेवल करते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट ट्रेवल करता है। समझ पा रहे हो? ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकले थे वो किसकी वजह से निकले थे? फोटॉन्स की वजह से। तो आइंस्टाइन ने इनको बोला फोटो इलेक्ट्रॉन, अलग अलग नाम दिया और कुछ नहीं, फोटो इलेक्ट्रॉन। ये वायर के अंदर जो करंट दौड़ रहा है उसको उन्होंने बोला फोटो करंट। समझ में आ रहा है? एंड ये पूरी बैटरी, ये बैटरी है बाय द वे, समझ में आ रहा है ना? बैटरी, बल्ब को जलाने वाले को हम लोग बैटरी बोलते हैं। इसे, इस पूरे बैटरी को बोला फोटो वोल्टाइक सेल। समझ में आ रहा है? तो लाइट के थ्रू उन्होंने करंट जनरेट करके बताया। गेटिंग इट? पक्का? लिख दो। हेडिंग लिखेंगे वर्क फंक्शन। बता रहा हूं। वर्क फंक्शन, इसका सिंबल है फाई। ये ऐसा एक सर्कल बनाने का, एक लाइन मारने की। वर्क फंक्शन फाई, फाई ग्रीक अल्फाबेट है फाई, PHI फाई। ठीक है, देखो भाई, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, the minimum energy required to eject a photoelectron, the minimum energy required to eject a photoelectron, from a metal, to eject a photoelectron from a metal is called as work function. From a metal is called as work function. ठीक है, is called as work function. अब देखो भाई, यहाँ पे फिर तीन चीजें हो सकती हैं। ये वर्क फंक्शन की डेफिनेशन किसके साथ मैच हो रही है? आयनाइजेशन एनर्जी के साथ। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहा है? इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फोटो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वही है ना भाई, फोटो इलेक्ट्रॉन बोलो या मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलो, एक ही रहता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इज कॉल्ड एज वर्क फंक्शन। अब यहाँ पे वापस तीन चीजें आएंगी। ये एनर्जी ऑफ फोटोन इफ इट इज लेस देन वर्क फंक्शन, क्या होगा पे? फोटो करंट होगा क्या? नहीं होगा, नो फोटो करंट। सेम रहेगा तो फोटो करंट होगा। एंड अगर इफ एनर्जी ऑफ फोटोन इज मोर देन वर्क फंक्शन, क्या होगा? फोटो करंट प्लस काइनेटिक एनर्जी। समझ में आ रहा है? एंड फिर बाद में फाइनली अपना यहाँ पे एक सिंपल सा फॉर्मूला आएगा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी। बराबर है ना भाई? अगर एनर्जी ऑफ फोटोन लेट अस से 12 जूल्स है एंड किसी मेटल का वर्क फंक्शन है 10 जूल, हाउ मच इज द काइनेटिक एनर्जी रिलीज? 2 किलो जूल्स, 2 जूल्स। समझ में आ रहा है? तो 10 + 2 इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन। समझे? ओके, तो ये सेम टू सेम अपना आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी ऑफ फोटोन? एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या रहता है? एक रहता है h न्यू,
या फिर एनर्जी ऑफ फोटोन का दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है, HC/। इधर तक कोई दिक्कत? अब वर्क फंक्शन के लिए मुझे नया फॉर्मूला देखना है, समझ में आ रहा है? ये देख बे, वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी या मैक्सिमम एनर्जी? मिनिमम एनर्जी, बराबर। अब उस मिनिमम एनर्जी को, इस मिनिमम एनर्जी को कुछ एक फ्रीक्वेंसी लगेगी, वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम रहेगी या मैक्सिमम रहेगी? मिनिमम रहेगी। इतने मिनिमम एनर्जी को बनाने के लिए फोटोन में भी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी लगेगी, समझ में आ रहा है? अब फिर वैसे ही एक वेवलेंथ भी लगेगी, वो वेवलेंथ मिनिमम रहेगी या मैक्सिमम रहेगी? क्या बोले कि ये करेक्ट है? कैसे? हाँ करेक्ट। और वेवलेंथ के लिए इनवर्स है। ये देखो बे, यहां पे ध्यान दो, एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बट एनर्जी एंड वेवलेंथ दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? तो किसी भी एक मिनिमम एनर्जी के लिए कोई तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहती है, क्योंकि बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बट किसी भी एक मिनिमम एनर्जी के लिए वेवलेंथ जो रहती है वो, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल ना बे, तो एनर्जी अगर मिनिमम है तो वेवलेंथ मैक्सिमम, इनवर्स रिलेशन, समझ में आ रहा है? तो इस वर्क फंक्शन को बोलते हैं मिनिमम एनर्जी। इस मिनिमम एनर्जी के लिए कोई तो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी रहेगी एंड कोई तो एक मैक्सिमम वेवलेंथ रहेगी, समझ में आ रहा है? इस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं न्यू नॉट से, एंड इस मिनिमम वेवलेंथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्बडा नॉट से। इसे बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलने का इसको? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तुम लोगों ने थ्रेशोल्ड ये वर्ड यूज किया होगा ना, मैं कभी ना कभी थ्रेशोल्ड सुना है? नहीं सुना है? ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट। हर एक डैम का एक थ्रेशोल्ड लेते रहता है ना, मतलब डैम के बहुत ज्यादा बारिश हो गई तो डैम का थ्रेशोल्ड रीच हो गया, फिर बाद में डैम के ऊपर से पानी फ्लो होना स्टार्ट हो गया, समझ में आ रहा है? तो लेट से कि 1000 लीटर बहुत छोटा नंबर है, बट फिर भी 1000 लीटर किसी डैम का थ्रेशोल्ड है, तो बारिश अगर 1000 लीटर के ऊपर पानी जमा हो गया तो वो डैम के बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। तो डैम का थ्रेशोल्ड कितने का? 1000 लीटर का, समझ में आ रहा है? लिमिट। थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट। वैसे लैम्बडा नॉट को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। क्या बोलने का इसको? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, चलो भाई इनकी डेफिनेशन फटफट लिख देते हैं। हेडिंग लिखेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सिंबल क्या है इसका? न्यू नॉट। ठीक है, लिखो अगेन, वर्क फंक्शन के मिनिमम एनर्जी को करस्पॉन्ड करने वाले फ्रीक्वेंसी को बोला जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। समझा? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड to remove a photoelectron, the minimum frequency required to remove a photoelectron is called as threshold frequency, is called as threshold frequency। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी को एनर्जी मतलब वर्क फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा बे? एच न्यू नॉट is called as threshold frequency. So work function is equal to h nu naught। वापस एक बार ध्यान दो, work function is the minimum energy। इस मिनिमम एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी लगती है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h nu naught फॉलोड, एंड इसी एनर्जी को जनरेट करने के लिए जो मैक्सिमम वेवलेंथ लगती है उसे क्या बोलने का? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। लिखो भाई, थ्रेशोल्ड wavelength lambda naught the maximum wavelength required
the maximum wavelength required, the maximum wavelength required to remove a photoelectron, the maximum wavelength required to remove a photoelectron is called as, the maximum energy required to remove a photoelectron is called as threshold, is called as threshold wavelength, is called as threshold wavelength. ठीक है, अब तो एनर्जी एंड वेवलेंथ, इनके बीच में रिलेशन क्या आता है, एच सी बाय लैम्बडा नॉट, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब ये दोनों फॉर्मूला, सारे फॉर्मूलाज अगर मैं मिक्स कर दूं, देखो भाई सबसे पहला फॉर्मूला क्या आता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वेव फंक्शन, मतलब सॉरी वेव फंक्शन नहीं, क्या बोलते इसको, वर्क फंक्शन, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी बराबर। एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या रहता है, एच न्यू इज इक्वल टू, वर्क फंक्शन का फॉर्मूला फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में क्या रहता है, एच न्यू नॉट, समझ में आ रहा है क्या, वर्क फंक्शन मिनिमम एनर्जी, उस मिनिमम एनर्जी पे जो फ्रीक्वेंसी रहती है एच न्यू नॉट, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला समझ में आ रहा है, हाफ एम वी स्क्वायर। सिमिलरली एच सी बाय लैम्बडा, लैम्बडा के टर्म्स में भी ये फॉर्मूला लिखा जा सकता है, एनर्जी ऑफ फोटोन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा रहता है, वर्क फंक्शन इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा, एच सी बाय लैम्बडा नॉट, समझ में आ रहा है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, प्लस काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, लिख दो। क्वेश्चन करो, if work function of a metal is 12.8 electron volt and it is subjected to a photon of wavelength 300 angstrom. Find the kinetic energy gained by the electron in electron volt. ठीक है, देखो तो एनर्जी ऑफ फोटोन 12400 अपॉन 300, ये कट 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 आंसर आएगा 41.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से अगर तुम 12.8 को माइनस कर दोगे तो आंसर जो बचेगा मतलब 28 पॉइंट समथिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है पक्का? इसके आगे सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है ना। एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल दिया 12400 अपॉन लैम्बडा इन एंगस्ट्रॉम 41.33 आएगा। इसमें से वर्क फंक्शन माइनस करूंगा तो एक्स्ट्रा की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स इट, समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट। अब हेडिंग लिखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। लिखो बोर्स एटॉमिक मॉडल। ध्यान दो भाई, हम लोगों ने रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल तक पढ़ लिया था। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के कुछ ये थे, क्या बोलते हैं, लिमिटेशंस थे। तो उसके बाद बोर्स एटॉमिक मॉडल आता है। बट बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले मतलब अपने को कुछ बेसिक चीजें पता रहनी चाहिए थी, इसलिए हम लोगों ने ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ा। लाइट possesses dual nature, one is particle, another one is wave. Wave nature of light is explained by which experiment?
डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। वेव नेचर ऑफ लाइट इज एक्सप्लेन्ड बाय डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वेयर एज पार्टिकल नेचर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसने एक्सप्लेन किया था वो? आइंस्टाइन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ रहा है, ठीक है। एंड आइंस्टाइन ने बोला कि भाई बट ये ड्यूअल नेचर पजेस करता है, वेव भी और पार्टिकल भी। जब चाहिए तब वेव रह सकता है, जब चाहिए तब पार्टिकल बन सकते हैं, समझ में आ रहा है। अब इसी चीज का इस्तेमाल आगे बोर्स ने कंटिन्यू किया है, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग थोड़ा सा बोर्स पॉस्टुलेट। पहले हम लोग इसके पॉस्टुलेट्स लिखेंगे, अजम्पशंस बोल सकते हो इनको। लिखना स्टार्ट करो पॉस्टुलेट्स। देखो रदरफोर्ड के थियोरी का सबसे बड़ा लिमिटेशन क्या था, जिन लोगों को याद नहीं होगा, या फिर रदरफोर्ड ने क्या बोला, ये प्रोटॉन, प्रोटॉन के बाजू में कौन घूमता है? प्रोटॉन नहीं, सॉरी, रदरफोर्ड ने बोला ये न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन प्रोटॉन उसने कुछ नहीं बोला था, न्यूक्लियस बोला था जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव के बाजू में कौन घूमता है? इलेक्ट्रॉन घूमता है। फिर लोगों ने तब तक देखो भाई, उसके पहले कौन आए थे? डाल्टन आए थे। डाल्टन ने क्या बोला था, पूरा एटम जो है वो पॉजिटिव चार्ज से भरा हुआ है, याद है क्या? पूरा एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है एंड इस एटम के ऊपर कौन पड़ा हुआ है? उन्होंने ये घूमता है या क्या करता है कुछ नहीं बताया था, वो बोला था कि मतलब पड़े हुए है बस, समझ में आ रहा है। एटम ऐसा रहता है। फिर बाद में रदरफोर्ड आए, उन्होंने बोला नहीं ऐसे पड़े हुए नहीं है, वो क्या करते हैं, हाँ पॉजिटिव चार्ज के आजू बाजू में घूमते हैं, जैसे मतलब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्यूशन दिखाती है वैसा, समझ में आ रहा है। बट फिर बाद में लोगों ने बोला अगर घूम रहे हैं तो भाई थकना भी चाहिए। फिर ऐसे गोल गोल घूमते घूमते एनर्जी लूज करते 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 एक पॉइंट के बाद ऐसा अंदर घुस जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। लोगों ने पूछा ऐसे क्यों नहीं होता, उन्होंने बोला मुझे पता नहीं है, समझ में आ रहा है। तो अभी इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए बाद में नए साइंटिस्ट है, कौन से? बोर्स, समझ में आ रहा है। बोर्स के एटॉमिक मॉडल में इतना एक छोटा सा ऐड करके रखना, दैट इट कंबाइंस प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासिकल एंड क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। हम लोगों को क्वांटम मैकेनिक्स का कोई भी पार्ट कहाँ से आ रहा है वो समझ के लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ इक्वेशंस हम लोग उठाने वाले हैं, ठीक है। अपने को इधर क्लासिकल मैकेनिक्स आता है क्या ढंग से? नहीं, वो न्यूटन के 3 लॉज को आइंस्टाइन के 3 लॉज बोलते हैं, वो क्लासिकल मैकेनिक्स में, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो क्वांटम का अपने को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अपने सिलेबस में ही नहीं है। हमारे सिलेबस में मतलब तुम्हारे 11th-12th में पूरा क्लासिकल मैकेनिक्स ही है। उसके बाद आगे जाके अगर इंजीनियरिंग में घुसे तो तुम लोग क्वांटम मैकेनिक्स थोड़ा बहुत पढ़ते हो, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही पढ़ाया जाएगा, समझ में आ रहा है। एकदम अंदर घुस गए मतलब तो फिर मतलब ठीक है, चलो तुम प्योर बेसिक साइंस में चले गए तो नहीं, ठीक है, ओके। तो क्वांटम मैकेनिक्स का जो भी रहेगा फॉर्मूला वो मैं लिख के दे दूंगा, वो जस्ट याद रखना है। डेरिवेशन अपनी को नहीं, क्लासिकल मैकेनिक्स वाला सारा पार्ट में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 1 इनके पॉस्टुलेट्स का पॉइंट नंबर 1, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन concentric rings around the nucleus. Electron revolves in concentric rings around the nucleus. Revolves in concentric rings around the nucleus in orbits. In orbits. ब्रैकेट में शेल्स, ऑर्बिट्स को हम लोग बोलते हैं शेल, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, अब देखो पॉइंट नंबर 1 में उन्होंने क्या बोला है हम लोगों को, ऐसे एटम में ऐसे, अरे यार कैसे बचकाने हो गए तुम लोग। अब ऐसे एटम के अंदर सेंटर में क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आजू बाजू में ऐसे कॉन्सेंट्रिक, मतलब एक के बाहर एक ऐसे एक सर्कुलर रिंग्स है, उसके अंदर कौन रिवॉल्व करते हैं?
इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रहे हैं? इनको इन्होंने अलग अलग नाम भी दिए। नाम क्या दिए? के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। इन्हीं को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शेल या फिर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट। ये समझ पा रहे हो? ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 2, अब उन्होंने बोला कि भाई अगर इलेक्ट्रॉन एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में है तो वो एनर्जी लूज नहीं करता। ठीक है, उसके लिए उन्हें एक कंडीशन दी जो पॉइंट नंबर 2 में है। तो लिखो, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी, इलेक्ट्रॉन विल नॉट रेडिएट एनर्जी will not radiate energy while revolving in orbits, while revolving in orbits in which, while revolving in orbits in which its angular momentum is, while revolving in orbits in which its angular momentum is, angular momentum is इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। इंटीग्रल, इतना देखना, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, मल्टीपल ऑफ, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, बाद में ऐसे h अपॉन 2 पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। यहां पे लिख के दिया हुआ है h अपॉन 2 पाई। समझ में आ रहा है? पक्का? अब देखो, ये क्वांटम का बेसिस है। ये कहां से आया, क्यों आया, अपने को जानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बोला कि भाई ये इलेक्ट्रॉन्स जो ऑर्बिट में घूम रहे हैं वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेंगे। कब नहीं करेंगे? व्हेन देयर एंगुलर मोमेंटम। अभी तक, आज तक तुम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम शायद से पढ़ा नहीं है। तुम लोगों ने आज तक ऐसा सीधे लाइन में जाने वाला मोमेंटम पढ़ा है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्या बोलने का उसको? लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला mv, मास इनटू वेलोसिटी। पढ़ाई क्या है? अभी इसको भी ना बोलो, कुछ नहीं पढ़ा है तुम लोगों ने। ओके, अब ये पढ़ा है ना। अब बट यहां पे ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एंगुलर मोमेंटम दिखा रहे हैं क्या? ये कौन सा मोमेंटम दिखा रहे हैं सर? ये लीनियर मोमेंटम दिखा रहे हैं क्या? ये कौन सा मोमेंटम दिखा रहा है? एंगुलर। इसका बार बार मतलब जैसे एंगल चेंज होते जाएगा ना भाई, जैसे जैसे घूमते घूमते जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है? तो एंगुलर मोमेंटम नहीं है ये, दिस इज लीनियर मोमेंटम, सीधी लाइन में जाने वाला। बट नाउ दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर मोमेंटम बिकॉज ये ऐसे सर्कल में जा रहा है। फॉर्मूला फॉर एंगुलर मोमेंटम इज, एंगुलर मोमेंटम L, इसको L से दिखाते हैं, इज इक्वल टू, उसको बंद करो, इज इक्वल टू mvr। ठीक है, वो नॉर्मल स्पीड पे ऑन किया करो ना, और मतलब एक बार चालू हो गया तो वो पूरा टाइम एक ही रहता है ना, तो उससे नोटिस नहीं होता है। थोड़े टाइम के बाद तुम अचानक से लगा देते हो एकदम शांति में, तो वैसे हाँ ना, मतलब अच्छा खासा शांत रहता है और फिर तुम लोग लगा देते हो तो नोटिस होता है। शुरुआत से नॉर्मल स्पीड पे एक पे रख के उसको छोड़ दिया करो, फिर उंगली नहीं करने की, है ना, बीच में ऐसे काट 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 काट। नेक्स्ट लेक्चर से याद रखना, अभी बंद ही रखो, रहने दो। अब तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है? लीनियर मोमेंटम इनटू रेडियस। आर क्या है? रेडियस। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके। तो यहां पर बोर्स ने हम लोगों को क्या बोला? एंगुलर मोमेंटम mvr इज सम इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीजर मल्टीपल। समझ में आ रहा है? इंटीग्रल मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम mvr शुड बी nh अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई का सम इंटीग्रल मल्टीपल। गेटिंग इट? वेयर दिस वैल्यू ऑफ n ranges from 1 2 3, it can go up till infinity। इंटीजर्स इंफिनिटी तक जा सकते हैं ना भाई, समझ में आ रहा है? तो हाइपोथेटिकली ये इंफिनिटी तक जा सकते हैं। ये n, ये क्या है? ये नंबर ऑफ शेल है, दिख रहे हैं क्या? 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ शेल्स हाइपोथेटिकली, तो मतलब थियोरेटिकली किधर तक जा सकते हैं? इंफिनिटी तक जा सकते हैं। समझ पा रहे हो क्या? बोर्स ने हम लोगों को क्या बोला? नंबर ऑफ शेल्स कहां तक जा सकते हैं? इंफिनिटी तक जा सकते हैं। वैसे मतलब प्रैक्टिकली कहां तक जाते हैं?
7 शेल रहते हैं, पता है पढ़ा होगा ना, 7th शेल, ठीक है, उधर तक जाता है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे रहता है, फाइंड, एकदम सिंपल, एंगुलर मोमेंटम इन फर्स्ट शेल, L shell, थर्ड ऑर्बिट, N shell। ध्यान देंगे सब जन, इसमें एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या रहता है, mvr, एंड दैट mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इसके आंसर में h और 2 पाई इनकी वैल्यू कभी लिखने की नहीं। h क्या है बाय द वे, प्लैंक्स कांस्टेंट, पाई 3.14 वो पता होगा, उनकी वैल्यूज पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसमें सिर्फ इतना करना रहता है n की वैल्यू पुट करने की। मुझे बताओ फर्स्ट शेल के लिए n की वैल्यू 1, l मतलब n की वैल्यू, थर्ड ऑर्बिट मतलब n, एंड n शेल मतलब n, ये दिख रहा है क्या, n मतलब फोर्थ शेल। तो वो l m ये ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब n की वैल्यू अगर मैं इधर पुट करूं 1, तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू 1h अपॉन 2 पाई, समझे, मतलब h अपॉन 2 पाई, खत्म। इतना ही आंसर रहता है। एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन रहते हैं, वो 4 ऑप्शन में इतना ही लिखना रहता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन कर लोगे ना ऐसे वाला फालतू सा। सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू, एन की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो 2h अपॉन 2 पाई, मतलब फाइनल आंसर क्या होगा, समझे। थर्ड एंड फोर्थ के लिए तुम लोग खुद से कर लोगे, 3h अपॉन 2 पाई एंड 2h अपॉन पाई, समझ में आ रहा है पक्का। ओके, सो विद दिस विल स्टॉप हियर, टिल देन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। 2 ही पॉस्टुलेट्स हुए हैं, इसके टोटल 5 पॉस्टुलेट्स मुझे लिखने हैं, ठीक है, मतलब लिखा के देने, 3 बाकी है, वो नेक्स्ट लेक्चर में मुझे याद दिलाना। ओके।